अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द बेसिक्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ एक पॉइंट लिखे हैं जो कि वेरी बेसिक हैं, उन्हीं को एलाबरेट करेंगे और आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनवायरमेंटल साइंस की जो हिस्ट्री है बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड द हिस्ट्री ऑफ साइंस। जब से साइंस है और जब से लाइफ है, जब से अर्थ है, चले उसको नाम साइंस का दिया जाना या उन चीज़ों को अलग तरह से डिफ़ाइन किया जाना, दिस इज़ अदर थिंग। बट एट दैट टाइम कि जब दुनिया थी तो उसी वक्त इन्वायरमेंटल साइंस जो है तभी थी और इट इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी है तो फिर ये जो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। कुछ जो है वो हम डिवेस्टेशन की तरफ गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा इन्वायरमेंट था वो शुरू से अवेलेबल था जब ये दुनिया बनी और उसका पूरा इवन द होल प्रोसेस। और इनिशियल जब हम बात की करते हैं तो इवन साइंस वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ फील्ड। उसको समझा ही नहीं जाता था या साइंस को साइंस नहीं कहा जाता था। जैसे कि साइंस को आज हम समझते हैं वैसे साइंस को कंसीडर नहीं किया जाता था। इनिशियली साइंस को फ़िलासफ़ी कंसीडर किया जाता था, फ़लसफ़ा कहा जाता था। और उस फ़लसफ़े की बुनियाद पे भी जो साइंटिस्ट कुछ ऐसी बातें करते थे जो कि अगेंस्ट उस टाइम के लोगों के या उस टाइम के जो बड़े जो जिनको खुदा मानते थे या बड़े उनके जो लीडर्स थे, वो अगर कोई ऐसा फ़िलासफ़िकल बंदा अगर उनको उनके किसी पॉइंट को डिनाई करता था तो फिर उसको मरवा दिया जाता था, कुछ उसके साथ गलत करवा दिया जाता था। आम तौर पे आग को, पानी को, ये जो भी चीज़ उन्हें बेहतर लगती थी उसको खुदा मान लेते थे। तो ये थिंकिंग थी तब जो है ना स्टोन एज के बाद या स्टोन एज के लोगों की। और तभी बहुत सारे लोग कहते थे कि ये जो फेनोमिनाज हैं जो कि दुनिया में हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है ना उनके खुदा कर रहे हैं। तब एक साइंटिस्ट था थेल्स नाम से, हिस्ट्री में इसका आता है। ऐसा तो हो सकता है इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिले गूगल के ऊपर, लेकिन अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज Thales was the first person who said that the phenomena of environment should be described rationally. कि even the phenomena ओवरऑल जनरल फिनोमेना नॉट इवन ऑफ एनवायरनमेंट, उसने एनवायरनमेंट का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया था। तो आई वुड आल्सो ट्राई टू अवॉइड द यूज़ ऑफ वर्ड एनवायरनमेंट इन दिस हिस्ट्री। ओके, तो उसने कहा था कि ये जो फिनोमिनाज हैं वो जो है वो प्रॉपरली जो है डिस्क्राइब किए जाने चाहिए और इसकी कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि दिन और रात कैसे तब्दील होते हैं, साल कैसे तब्दील होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट और भी थे, उसमें सोक्रेट्स हैं, प्लेटो हैं और वो सारे। और ये याद रखेंगे तब साइंस को एज अ फ़िलासफ़ी कंसीडर किया जाता था, एज अ फ़लसफ़ा कंसीडर किया जाता था। तो ये आजकल जो अरिस्टोटल, प्लूटो, सोक्रेट्स को हम पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़ते हैं उसका भी मेजर रीज़न ये है कि तब साइंस और फ़लसफ़े में कोई फ़र्क नहीं था। बहरहाल अरिस्टोटल ने, आप इमेजिन करें कि 384 और 322 BC के दरमियान जो इसका जो लाइफ स्पान है, इसके 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 अंदर इसके दरमियान में इसने एक बुक लिखी थी मेट्रोलॉजिका के नाम से। वो बुक थी वेदर के हवाले से, मौसमों के हवाले से। आज हम वेदर को कहाँ पे पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल साइंसेस में पढ़ते हैं। तो एट दैट टाइम अरिस्टोटल रिकग्नाइज्ड दैट थिंग एंड ही रॉट, he knew, he just wanted to know more about the weather and he knew the importance of weather, so he wrote the book Metrologica. इसके अलावा अरिस्टोटल की और भी बहुत बहुत ही ज़्यादा काम है कि उनकी डिटेल में हम जाएँ तो ये पूरी टाइम ही हमारे पास जो है ना कम पड़ जाएगा। वेल उसने जो है ज़्यादातर इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से उसने नेचर और नेचर के ऊपर ज़्यादा काम किया था। तकरीबन 500 के आसपास कोई स्पीशीज़ को उसने प्रॉपरली उनकी जो है ना करेक्टरिस्टिक के हवाले से बताया था और उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन भी किया था। अच्छा, अरिस्टोटल के बाद भी ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर मैंने एक तरह से एक स्किप किया है उन सबको और फिर मैं जेम्स उशर पे चला गया।
जिन्होंने फर्स्ट मॉडल दिया था अर्थ का। असल में मैंने यहाँ पे जेम्स उशर को कोट करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अर्थ का मॉडल जो है वो दिया था। और आपको पता है कि इन्वायरमेंटल साइंस की जो हिस्ट्री है वो भी रिवॉल्व करती है अराउंड द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अराउंड द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एज वेल। तो इस तरह से इसको इसलिए यहाँ पे मैंने कोट किया है। इसके अलावा अल्फ्रेड वेगनर था और रिचर्ड ब्रैडली था, और भी बहुत सारे और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए हुए थे। और चार्ल्स डार्विन था एक साइंटिस्ट जिन्होंने एवोल्यूशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई थी, बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के ऊपर काम किया था। और रिचर्ड ब्रैडली जो कि एक साइंटिस्ट था, एक इसको ज़्यादातर हम इकोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसने बताया था जो मुख्तलिफ इंसेक्ट थे उनके बिहेवियर के बारे में, कि वो कौन से जाके फिर प्लांट के ऊपर जाके बैठते हैं, या वो कैसे वो जनरली उनकी जो नीड है वो कैसे फुलफ़िल करते हैं डिफरेंट प्लांट के से। तो वो जो है इसने रिचर्ड ब्रैडली मैंने बताया था, मतलब इसने इकोलॉजी के हवाले से बताया था। और इकोलॉजी के हवाले तब बताया था जबकि टर्म इकोलॉजी अभी बना ही नहीं था। और इकोलॉजी का जो टर्म है मेरे ख्याल से वो बना अर्नेस्ट हैकल ने। ये कोई 100 साल या 80 साल बाद जाके फिर ये आया है, मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन इट शुड मीन कि अर्नेस्ट हैकल ने, एक मिनट, अर्नेस्ट हैकल ने जो है ये टर्म जो है वो इकोलॉजी का अभी बाद में आया था। उससे पहले ही जो है इसने बताया था कि एंट्स वगैरह कैसे करते हैं, उनका बिहेव कैसे होता है। इसके अलावा हाँ, अर्नेस्ट हैकल ने 1834 टू 1919 उसका लाइफ स्पेन के टाइम पीरियड है। तो आप इमेजिन करें 1688 टू इन बिटवीन 1888 टू 1732 और एक साइंटिस्ट था रिचर्ड ब्रैडली जिसने कि इंसेक्ट के बिहेवियर के बारे में बताया, मतलब उसकी इकोलॉजिकल चीज़ों के हवाले से बताया, जबकि टर्म इकोलॉजी तब नहीं था। अच्छा, इकोलॉजी एज अ फील्ड इन्वायरमेंटल साइंस से काफ़ी पहले आ गई थी। लेकिन इन सब हिस्ट्री को अगर हम सम अप करें तो जब वर्ल्ड वार वन हुई और फिर वर्ल्ड वार वन के इम्पेक्ट आना शुरू है, और फिर जब वर्ल्ड वार टू ही तो उसके और ही ज़्यादा जो है ना इम्पेक्ट आना शुरू है। फिर जो है वो कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट हो गए। और जो सबसे पहली जो मूवमेंट थी इन्वायरमेंट के हवाले से एक तरह से वो कंजर्वेशन मूवमेंट थी, जिसको कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। और वो उसको हेड किया था थियोडोर रूजवेल्ट ने, और गिफर्ड पिंकोट ऐसा कोई नाम है उसका, पर थियोडोर रूजवेल्ट वाज द वन ऑफ द पायनियर साइंटिस्ट इन दैट मोमेंट। उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वार टू की। वर्ल्ड वार टू के बाद ही सेकेंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसको मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। और इसको प्रिजर्वेशनिस्ट मूवमेंट भी कुछ बुक्स लिखती हैं कि प्रिजर्वेशनिस्ट मूवमेंट है। ऐसे बहुत सारी इन्वायरमेंटल मूवमेंट है। लेकिन ये सारे के सारे अगर हम इसको फोकस करें तो ये वर्ल्ड वार टू के जो है कॉन्सिक्वेंसेस के बाद और उसके आफ्टर इफेक्ट और डीडीटी वगैरह के यूज़ के बाद, मतलब बाद में इसको कंसीडर किया जाने लगा एनवायरनमेंटल को। लेकिन जो एक चीज़ जिसने बिल्कुल ही चीज़ों को और लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया, वो ऐसी एक मेजर चीज़ जिसने सब लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया, दैट वाज द बुक ऑफ रेचल कार्सन विथ नेम साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग के नाम से रेचल कार्सन ने एक बुक लिखी थी। उसका बेसिकली ये था कि मतलब खामोश सुबह, जो कि एक खामोश सुबह को उसने फर्दर एलाबोरेट किया था अपने वे में, कि इंसेक्टिसाइड का इतना यूज़ किया जाने लगा, मतलब पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा कि जो है ना आम तौर पे जो पंछी या जो आसपास होते थे खेतों के आसपास वो ख़त्म होने लगे। तो उसने एक तरह से अवेयरनेस रेज की कि हम इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो रेचल कार्सन अगर कोई ब्रेकिंग पॉइंट हम कहें कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या थी, तो रेचल कार्सन की वो जो बुक थी साइलेंट स्प्रिंग जो कि 1962 में लिखी थी, वो थी एक ब्रेकिंग पॉइंट कि जिससे फिर इन्वायरमेंट के ऊपर मज़ीद जो है ना वो काम होना शुरू हुआ। और फिर 1970 में फर्स्ट मेरे ख्याल से मुल्क जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स था, जिसने 1970 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई। हालांकि एयर कंट्रोल एक्ट वगैरह और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बहुत ही पहले पहले मिलती हैं।
इवन 15 16 सेंचुरी में एक किंग था, किंग एडवर्ड था, उसने पोल्यूशन के हवाले से बात की थी। तो जनरल चीज़ें बहुत थी, लेकिन एज अ फील्ड, एज अ इन्वायरमेंटल साइंस एज अ फील्ड जो है वो 1960 के बाद की है। इससे पहले की कोई क्या है कि नहीं, इससे पहले थी या ये था वो था, तो इसकी कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ है नहीं। तो इन्वायरमेंटल साइंस एज अ फील्ड जो है वो 1960 के बाद की है। और इसमें जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का बनना हो या कुछ और, वो मैंने आपको सब बता दिया। फर्दर कहीं कहीं भी ये भी सवाल किया जाता है कि इन्वायरमेंटल साइंसेस का फादर कौन है। तो बेसिकली दिस इज़ अ न्यू फील्ड, और उसमें ये नहीं है कि इसको फादर कहें उसको कहें, कुछ कहते हैं रेचल कार्सन को कहें, कुछ कहते हैं कि थियोडोर रूजवेल्ट को कहें जिसने अर्ली कंजर्वेशन मूवमेंट चलाई थी, कुछ तो अरिस्टोटल तक चले जाते हैं, तो ऐसा कोई है नहीं। तो मतलब और इसमें एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है। कुछ गूगल की साइट पे आप जाएं तो ज़्यादातर लिखती हैं साइट की डॉक्टर रेक्स इन ओलिनियर इज कंसिडर एज द फादर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, लेकिन ये नाम मैंने सुना ही, मतलब पहली दफ़ा था जब मैंने साइट पे देखा था, तो इसका कोई इतना कंट्रीब्यूशन मैंने कभी देखा नहीं है। और इन्वायरमेंटल साइंस का फादर तो वो हो सकता है जिसने फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट के ऊपर जो है ना वो, या तो इन्वायरमेंट का जो है ना एज अ फील्ड बनाया हो, या इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ी कोई मूवमेंट चलाई हो, जैसे कि थियोडोर रूजवेल्ट ने चलाई थी। वेल, दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड about the history of environmental science. Thank you.